नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो ज्योग्राफी की सीरीज़ में हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और ये आज की जो वीडियो है नदियों की आखिरी वीडियो है। मैंने आपको कहा था कि जो नदियाँ हैं भारत की, बहुत सारी नदियाँ हैं भारत में, तो इसकी 3 वीडियोज़ आएँगी। 2 वीडियो मैं पढ़ा चुका हूँ। पहली वीडियो में मैंने क्या क पढ़ाया था आपको सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दूसरी वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था और आज की जो ये तीसरी वीडियो है, इसमें हम जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, जैसे अगर हमारे भारत के उत्तर भारत का हमने सब पढ़ लिया, अब जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, यहाँ की जो नदियाँ हैं वो कवर कर लेंगे। तो इस तरह हम पूरे भारत की जो नदियाँ हैं कवर हो जाएँगी। ये आखिरी वीडियो है नदियों वाली, बाकी तो कंटिन्यू रहेगी ही सीरीज़। नदियों की आखिरी वीडियो है। अगर आपने पहले की दोनों वीडियोस नहीं देखी, तो आप चैनल की ना प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी ब्रैकेट में न्यू लिखा होगा। क्योंकि भूगोल में पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अब मैं अपडेटेड पढ़ा रहा हूँ, तो ब्रैकेट में मैंने न्यू लिखा हुआ है। उसमें लगातार आपको जो भी वीडियोस आ रही हैं, सीरीज़ वाइज़ मिल जाएँगी। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयी नदियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो पहले तो ये समझिए कि हिमालयी नदियाँ क्या होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या होती हैं। हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, इसमें अंतर क्या होता है? तो जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, नाम से ही क्लियर है कि जो हिमालय से निकल रही हैं, यानी कि हिमालय के ग्लेशियर से निकल रही हैं, वो हिमालयी नदियाँ होंगी। तो जो ये नदियाँ होती हैं ना, इनका जन्म हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से होता है और प्रकृति ये नदियाँ सदाबहार होती हैं, यानी इनमें पूरे वर्ष पानी रहता है क्योंकि ग्लेशियर से पानी पिघल कर आता है, तो लगातार पानी रहता है और मानसून में भी पानी रहता है। तो जल का स्रोत देखिए, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं, इनके जल के 2 मुख्य स्रोत होते हैं। एक तो ग्लेशियर, दूसरा वर्षा जल। तो गर्मियों में बर्फ पिघलने से इन्हें पानी मिलता है, ग्लेशियर गर्मियों में पिघलता है, तो वही पानी फिर नीचे मैदानी भागों में आता है। और वर्षा जल तो आपको पता ही है कि फिर मानसून के दौरान जो वर्षा होती है, इनसे जल प्राप्त होता है हिमालयी नदियों को। जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र हमने पहली वीडियो में देखा था और गंगा इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था। हिमालय नदी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये नदियाँ मुख्य रूप से मध्य भारत और दक्षिण भारत के जो पठार है ना, वहाँ से निकलती हैं। और ये नदियाँ मौसमी होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्रायद्वीपीय भारत की कुछ नदियाँ हैं, जिनमें पानी नहीं है। सूख गई हैं, बारिश के बाद फिर पानी आता है, तो ये मौसमी होती हैं। इनके जल का जो मुख्य स्रोत होता है, क्योंकि केवल वर्षा का जल होता है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो ये इसमें पानी सूख जाता है। क्योंकि जो हिमालय नदियाँ क्या हैं, गर्मी में अगर बारिश नहीं हो रही है, तो ग्लेशियर पिघल रहा है, तो वहाँ से पानी आ रहा है, मानसून में वैसे पानी मिल रहा है। लेकिन प्रायद्वीपीय नदियाँ सीज़नल होती हैं, मौसमी होती हैं। इनका जो मुख्य स्रोत होता है जल का, ये वर्षा का जल होता है। इनके पास ग्लेशियर नहीं है, ग्लेशियर ऊँचाई पर होते हैं। और स्थिति तो गर्मियों के मौसम में वर्षा की कमी के कारण इनका जल स्तर काफी घट जाता है और ये छोटी-छोटी जो कि नदी चौड़ी नदी आ रही है, वो छोटी-छोटी धाराओं में बट जाती है, बहने लगती है और कभी-कभी सूख भी जाती है। जैसे नर्मदा, ताप्ती, इसे तापी भी कहते हैं, गोदावरी, कृष्णा, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ये तो बड़ी-बड़ी नदियां हैं प्रायद्वीपीय भारत की, और भी छोटी नदियां हैं। तो आपको ये समझ आ गया ना कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इनमें अंतर क्या होता है। पहले हम बेसिक को क्लियर करते चलते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए जिक्र होगा प्रायद्वीप और खाड़ी का। तो आपको प्रायद्वीप जिसे पेनिनसुला कहते हैं और खाड़ी जिसे बे या गल्फ कहते हैं, इसमें भी अंतर पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप किसे कहा जाता है और खाड़ी किसे कहा जाता है। जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी, तो खाड़ी का मतलब क्या होता है, और प्रायद्वीप तो जैसे हमने पढ़ ही रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना? तो ये तो प्रायद्वीप है ही है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर क्या होता है? देखिए, प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा होता है जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा होता है। देखिए, जैसे ये दक्षिण भारत है हमारा, थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया लेकिन आप समझ गए ना? इसमें क्या है कि अ, हमने क्या पढ़ा कि प्रायद्वीप भूमि का वह हिस्सा है जो 3 ओर से पानी से घिरा है, लेकिन एक तरफ से मुख्य भूमि से जुड़ा है। आप देखोगे कि इस तरफ भी पानी है, दूसरी तरफ भी पानी है और नीचे की तरफ भी पानी है। 3 ओर पानी से घिरा है, लेकिन ये ऊपर वाला भाग जो है, ये भूमि से जुड़ा हुआ है। ऊपर पूरा भूमि से जुड़ा हुआ है ना? तो 3 ओर जो पानी से घिरा हो, उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। इसीलिए भारत के नीचे दक्षिण भारत को प्रायद्वीप भारत कहते हैं। क्यों? जो हिस्सा जमीन का 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का वह हिस्सा
इधर आप देखोगे जो कि बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में इधर अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। इस तरफ बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और दक्षिण में हिंद महासागर है। यह हिस्सा कहलाता है प्रायद्वीप भारत, और प्रायद्वीप कहलाता है, और भारत है तो प्रायद्वीप भारत है। अब खाड़ी क्या होता है? इसका उल्टा। खाड़ी समुद्र का वह जलीय भाग है जो तीन ओर से जमीन से घिरा होता है। यहाँ पर क्या था कि भूमि का वह भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, और खाड़ी में उल्टा हो जाता है कि पानी का वह भाग जो तीन ओर से जमीन से घिरा हो। अब जैसे ये पानी है, ठीक, अब इधर भी जमीन है एक और, ऊपर की ओर भी जमीन है, और तीसरी तरफ भी जमीन है, लेकिन नीचे की ओर जमीन नहीं है, पानी है। ये क्या कहलाएगा? ये खाड़ी कहलाएगा। समझे आप? जैसे ये जल है, इसके इस तरफ भी जमीन है, इस तरफ भी जमीन है, दोनों तरफ, और ऊपर की तरफ भी जमीन है। तो तीन और पानी से घिरा है कि नहीं? ऊपर, इस तरफ, राइट साइड, तीन और पानी से घिरा है, लेकिन नीचे जल है। तो समुद्र का खाड़ी समुद्र का वह जलीय भाग है जो तीन ओर से जमीन से घिरा होता है और स्थल के काफी अंदर तक प्रवेश कर जाता है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पर बंगाल है, अपना पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश है, इसलिए इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। पहले ये बंगाल ही था पूरा, तो इसे बंगाल की तरफ जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। तो अब आप समझ गए ना कि प्रायद्वीप क्यों कहते हैं और खाड़ी क्यों कहते हैं। वैसे आगे हम तो नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन मैंने कहा आगे जिक्र होगा ही बंगाल की खाड़ी, तो सब पहले आपको पता हो कि प्रायद्वीप क्या होता है और खाड़ी क्या होती है। तो जो दक्षिण भारत और मध्य भारत की नदियां हैं ना, इन्हें दो भागों में बांटा गया है। दोनों आगे आज ही हम पढ़ेंगे, वो वीडियो आज नदी वाली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आपके मतलब कि पढ़ने की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांटा गया है। एक तो जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और एक जो अरब सागर में गिरती हैं। जैसे आप देखिए, अभी हम पीछे पढ़ ही रहे थे। एक मिनट, इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा और समझ आएगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए, ये अपना हम अभी मध्य भारत और दक्षिण भारत वाला पढ़ेंगे। तो ये है बंगाल की खाड़ी इस तरफ, और लेफ्ट साइड है अरब सागर। तो कुछ नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक, और कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, इन्हें इसीलिए दो भागों में बांटा गया है। कुछ बंगाल की खाड़ी की ओर गिरती हैं, और कुछ अरब सागर में गिरती हैं। तो अब वही हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने पहले लिख दिया है सभी नदियों के बारे में, जो मुख्य मुख्य नदियां हैं। वैसे तो बहुत सारी छोटी छोटी भी नदियां हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से आपकी परीक्षा में पूछी जाती हैं वो हम पढ़ेंगे। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जैसे अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, साबरमती, ये क्रम भी यही है। मतलब कि अगर ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, साउथ होता है, तो उत्तर से दक्षिण का अगर क्रम भी लगाना हो ना, तो मैंने क्रम में ही लिखा है, ताकि आपको ये ना हो कि हाँ क्रम में बाद में पढ़ना पड़े। नहीं, एक ही साथ, मतलब पहले साबरमती होगी तो उसके नीचे ही माही होगी, फिर उसके नीचे ही नर्मदा होगी। समझ गए आप? तो साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, या इसे ताप्ती भी कहते हैं, मांडवी, जुआरी। मांडवी और जुआरी तो गोवा की प्रमुख नदियां हैं। गंगावेली और शरावती ये कर्नाटक की हैं। भरतपूजा, पेरियार और पंबा ये तीनों केरल की हैं। उद्गम और भी कहीं से होता है, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर हिस्सा इनका केरल में रहता है और इनका कर्नाटक में रहता है, इसीलिए इनको कहा जाता है कि यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। जैसे साबरमती गुजरात, माही गुजरात, नर्मदा मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है, ताप्ती महाराष्ट्र और गुजरात में, मांडवी जुआरी गोवा में, गंगावेली शरावती आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, पर एक ओवरव्यू आपको मिल जा रहा है यहाँ पर कि कौन-कौन सी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं और इनका क्रम क्या है उत्तर से दक्षिण में। अब बंगाल की खाड़ी में आइए, तो स्वर्ण रेखा नदी झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वैतरणी, पहले स्वर्ण रेखा आती है, उसके नीचे वैतरणी नदी है, फिर ब्राह्मणी, फिर महानदी। महानदी उड़ीसा में ज़्यादातर इसका हिस्सा है, तो ज़्यादातर उड़ीसा की नदी कहा जाता है। गोदावरी, कृष्णा, फिर पेन्नार, कावेरी, वैगई, और सबसे आखिर में ताम्रपर्णी। ताम्रपर्णी ये तमिलनाडु की है, ताम्रपर्णी। तो ये सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो आज ही की ये वीडियो थोड़ी हो सकता है बड़ी होगी, लेकिन बहुत ही ज्ञान से भरपूर होगी, क्योंकि इसमें मैं सभी नदियाँ, जो उनकी सहायक नदियाँ हैं, कहाँ से निकल रही हैं, कहाँ पर जा रही हैं, कौन-कौन से प्रमुख शहर बसे हैं, सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। क्योंकि आजकल का जो परीक्षा का पैटर्न है ना, उसमें ये सब प्रश्न पूछ लिया था कि ये प्रमुख शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर सब कुछ इसमें कवर मिलेगा आपको। कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और लास्ट में हमेशा की तरह प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएँगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगर आपको इंडियन पॉलिटी पढ़नी है, तो स्टडी वाइन्स ऑफिशियल जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर 121 में मैंने पूरी डिटेल इंडियन पॉलिटी आपको मिलेगी, साथ में पूरे कलरफुल नोट्स मिलेंगे, और साथ में ही जिन्होंने ये कोर्स लिया उनको पॉलिटी की ई बुक भी फ्री में मिलेगी।
तो ये आप पूरा डिटेल्ड वीडियो है, पीसीएस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप पीसीएस लेवल तक तैयारी कर रहे हो। इंडियन पॉलिटी मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है और बिल्कुल बेसिक से, ये नहीं कि हाँ, आसान भाषा में। तो और ई-बुक वगैरह भी आप एप्लीकेशन पर ले सकते हैं। अभी सब ई-बुक जो है हाफ रेट पर है, ₹60 में आपको मिल जाएँगी, नहीं तो आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, यहाँ पर अपडेट वगैरह कोई भी वीडियो आती है, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेट मिल जाता है। अब आगे चलते हैं, सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, एक तो अरब सागर में गिरती हैं और दूसरी बंगाल की खाड़ी में। पहले हम जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वो नदियाँ पढ़ते हैं। उसके बाद हम अरब सागर वाली नदियाँ पढ़ेंगे, ठीक? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियाँ हैं, तो दामोदर और हुगली, ये सब हम गंगा नदी तंत्र में पढ़ चुके थे। हुगली नदी है ना, वहाँ पर हम पढ़ चुके थे दामोदर। दामोदर हुगली की ही सहायक नदी है। अब स्वर्ण रेखा, ये सब अभी हमने पीछे क्रम देखा ही, वही सब है, स्वर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी। अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, यहाँ पर बस मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है। ये नदी ऐसे फिर बह के सब बंगाल की खाड़ी में जा रही है। ये तो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। बस आपको, ताकि आपको ये नोट्स मिलेंगे, वहाँ पर आप इसका रिवीजन कर पाएँ। एप्लीकेशन पर ये नोट्स फ्री में अपलोड हो जाते हैं। स्टडी वाइस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पर आप फ्री पीडीएफ सेक्शन होगा, उसमें जाओगे तो जियो पीडीएफ बना होगा, जियो पीडीएफ लिखा होगा, उसमें ज्योग्राफी की सारी पीडीएफ अपलोड हो जाती हैं, जितनी भी वीडियोस हैं सबकी। अब आगे चलें? तो अब पढ़ते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से हम हुगली नदी तो पढ़ ही चुके थे, अब दामोदर आपको यहाँ पढ़ा देता हूँ, उसके आगे फिर हम चलेंगे। क्योंकि जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है, हम पढ़ चुके थे ब्रह्मपुत्र, ये जब बांग्लादेश में आती है तो इसे जमुना कहते हैं, है ना? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, जमुना। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ये देखिए, पद्मा कहते हैं। और ये जो गंगा नदी है, यहाँ पर भारत से, यहाँ पर फरक्का बैराज है, मैंने आपको बताया था, 2 भागों में बँट जाती है। एक तो बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी इसकी धारा भारत में रहती है, जिसे हुगली कहते हैं, हुगली। और इसी हुगली में एक सहायक नदी मिलती है, दामोदर, है ना? तो उसी दामोदर नदी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दामोदर नदी, इसका जो उद्गम, उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार की पलामू की पहाड़ियों से निकलती है। ये देखिए, पलामू हिल्स, ये छोटा नागपुर पठार है, पठार में मैंने आपको पढ़ाया था। यहीं से दामोदर नदी निकलती है, झारखंड से। और इसका मुहाना यानी कहाँ पर जाकर मिल जाती है? तो यह सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बल्कि हुगली नदी, मैंने आपको बताया कि हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और फिर वो हुगली नदी आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिर जाती है। और बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो मुख्य रूप से झारखंड और आके ये बंगाल, पश्चिम बंगाल अपना आता है। तो झारखंड और पश्चिम बंगाल में इसका बहाव क्षेत्र है। और प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए दामोदर की, तो बराकर नदी आपको याद रखना है बेसिकली, बाकी और भी यहाँ पर नदियाँ हैं, आप देखोगे कोनार, जमुनिया, ये जमुनिया नदी है, कोनार नदी है, लेकिन बराकर इसकी प्रमुख नदी है, क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है दामोदर की। और इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को, क्योंकि दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है, भीषण बाढ़ आती है। जैसे हमने कोसी नदी का कारण पढ़ा था, कहाँ पर बाढ़ आती है? बिहार में, तो उसे बिहार का शोक कहते हैं। ऐसे ही दामोदर नदी के कारण बंगाल में बाढ़ आती है, इसीलिए इसे बंगाल का अभिशाप या शोक कहा जाता है। और एक डीवीसी, जिसे कहते हैं दामोदर वैली कॉरपोरेशन, 1948 में अमेरिका की टेनेसी वैली अथॉरिटी की तर्ज पर भारत में भी एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जहाँ पर मतलब कि सिंचाई के लिए भी वो बांध भी बना दिया जाए, उसे बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कहते हैं, नदी घाटी यहाँ पर बनाई गई है दामोदर नदी पर। तो ये जितने भी फैक्ट है ना, ये सब मैं एक साथ ही लिख देता हूँ, ताकि आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और एग्जाम में इससे बाहर ना आए, यही सब पूछा ही जाता है। अब है स्वर्ण रेखा नदी। नाम में ही क्या है? सोना, स्वर्ण। ऐसा नाम इसका क्यों पड़ा? अभी देखते हैं क्यों पड़ा। तो पहले तो ये छोटा नागपुर पठार झारखंड के रांची के पास स्थित नगड़ी गांव से निकलती है। बेसिकली एकदम ओरिजिन पॉइंट ही आपको बता दिया गांव कौन सा है, क्योंकि मैंने एसएससी के एग्जाम में देखा गांव का नाम ही पूछ लिया था, इतना डिटेल में चले गए थे, तो मैंने कहा गांव ही आपको बता देता हूँ। कहीं कहीं नगारी कह देते हैं, नहीं तो नगड़ी गांव है ये। एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, वहां पूछा गया था कि स्वर्ण रेखा नदी किस गांव से निकलती है, तो नगड़ी गांव से निकलती है। अब तो आपको पता लग गया, झारखंड के नगड़ी गांव से। यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये स्वर्ण रेखा नदी निकल रही है। वैसे छोटा नागपुर पठार के रांची के पास से निकलती है। और फिर ये जाती कहाँ पर है? तो यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिर जाती है। ठीक? ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिर जाती है, नहीं तो बाकी नदियाँ किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती हैं।
ये एकमात्र नदी है जो समुद्र में गिर जाती है। और इसका बहाव क्षेत्र आप देख ही रहे हो कि झारखंड है, फिर छोटा हिस्सा पश्चिम बंगाल में और कुछ हिस्सा उड़ीसा में, है ना? झारखंड यहाँ पर लिखा होगा 3 राज्यों से होकर बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। और हुंडरू जलप्रपात, हुंडरू वाटरफॉल जो है ना, इसी नदी पर बना हुआ है। बना क्या हुआ मतलब है, नेचुरल होता है ये तो। रांची के पास इस नदी पर प्रसिद्ध हुंडरू फॉल स्थित है। भारत के प्रमुख जितने भी जलप्रपात वहाँ पर पढ़ाऊँगा मैं। जलप्रपात तो आप समझते हो ना कि पठार या पहाड़ की ऊँचाई से जब नदी गिरती है, तो झरना जिसे कहते हैं उसी को जलप्रपात कहा जाता है। और ये झारखंड के सबसे ऊँचे जलप्रपातों में से एक है। और जो जमशेदपुर है ना, ये भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक शहर जमशेदपुर स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। ज़्यादातर स्वर्णरेखा ही आप समझ लीजिए कि जो जमशेदपुर है कहाँ पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और प्रदूषण का स्तर बात की जाए तो औद्योगिक जो कचरा होता है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इस नदी के किनारे, विशेषकर तांबा और यूरेनियम के कारखाने हैं, जिसके कारण ये नदी काफ़ी प्रदूषित हो गई है, स्वर्णरेखा नदी। और इसके बालू में पहले कहते थे सोना वगैरह मिलता था, लेकिन सब पहले की बातें हैं। अब नाम इसका फिर स्वर्णरेखा नदी पड़ गया है। अब आगे चलते हैं वैतरणी नदी। तो जो वैतरणी नदी है इसका हमारे पुराणों में भी काफ़ी उल्लेख है, मतलब कि गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख है वैतरणी नदी के, मोक्ष की नदी से कहा जाता था। तो वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो ओडिशा के केंदुझर जिले के गुप्त गंगा पहाड़ियों में गो नासिका से उत्पन्न होती है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको इतना बता दूँ कि ओडिशा के केंदुझर जिले, तो वहाँ की पहाड़ी पूछ लेंगे कि पहाड़ी कौन-सी है? तो एक ही लाइन में पूरा पहाड़ी कहाँ से एकदम निकल रही है, पूरा ओरिजिन ही आपको इसीलिए मैं एक ही लाइन में बता देता हूँ कि ओडिशा का जिला कौन-सा है, तो केंदुझर, पहाड़ी कौन-सी है, तो गुप्त गंगा, और वहाँ पर भी गुप्त गंगा पहाड़ी में भी वो नासिका से उत्पन्न होती है। की शेप गौ के नासिका नाक की तरह है, तो वहाँ से उत्पन्न होती है। और इसका उद्गम एक पत्थर के ढांचे से होता है, जो कि गाय के नथुने जैसा दिखाई देता है। इसीलिए इसे गो नासिका या गौ नासिका कहते हैं। तो मुहाना, यह मतलब कहाँ पर ये समा जाती है, तो यह नदी ब्राह्मणी नदी के साथ मिलकर, तन्ने के बाद ब्राह्मणी है, उसके साथ मिलकर बालेश्वर जिले में धामरा के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो ओडिशा का लगभग पूरा बहाव क्षेत्र इसमें आता है, और झारखंड का छोटा सा भाग आता है केवल, मुख्य रूप से ओडिशा में बहती है। और धार्मिक महत्व जैसे मैंने आपको बताया है, इसे ओडिशा की गंगा कहा जाता है। प्रश्न बन गया, ओडिशा की गंगा किसे कहा जाता है? वैतरणी नदी को कहा जाता है। और गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का उल्लेख है, जिसे पार करना मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया है। गरुड़ पुराण में मैंने आपको बताया ना कि वैतरणी नदी का उल्लेख है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब है ब्राह्मणी नदी। तो जो ब्राह्मणी नदी है ना, ये 2 प्रमुख धाराओं के मिलने से बनी है। एक है दक्षिण कोयल, और ये ऊपर एरो कैसे बन गया? एक है दक्षिण कोयल नदी और दूसरी है शंख नदी। शंख, उसके बाद एक धारा बन जाती है। एक नदी आती है कौन-सी? दक्षिण कोयल, और एक है शंख। इनके मिलने से एक धारा बनती है जिसे कहा जाता है ब्राह्मणी नदी। और वैसे भी शंख वगैरह कौन बजाता है? मतलब समझने के लिए आपको, ब्राह्मण। तो शंख और शंख की आवाज़ कोयल जैसी होती है। किसी भी तरह रिलेट कर लो, क्योंकि इतना चीज़ पढ़ना, फिर उसको दिमाग में प्रोसेस करना, याद रखना मुश्किल हो जाता है ना। तो अपनी ही ट्रिक बनाया करो कि शंख बजाते हैं ब्राह्मण, कोयल जैसी आवाज़ निकलती है, तो इससे रिलेट होता है। क्योंकि जब एक साथ इतने प्रश्न आते हैं, अभी तो आपको याद रहेगा, बाद में भूल जाती हैं चीज़ें। थोड़ी छोटी अगर आप खुद की ट्रिक बनाते रहते हैं, तो चीज़ें याद रहती हैं। मैंने आपको बताया कि जो ब्राह्मणी नदी होती है, 2 धाराओं से बनती है। एक है दक्षिण कोयल, जो कि झारखंड के रांची जिले के वहीं पर जहाँ से ओपिशम ने स्वर्णरेखा नदी पड़ी थी, नगड़ी गाँव से निकलती है। और शंख नदी झारखंड के लुपंग पाट गाँव से निकलती है। और संगम की बात की जाए कि दोनों नदियाँ मिलकर कहाँ पर ब्राह्मणी बनती हैं, तो ओडिशा के राउरकेला के पास वेद व्यास नामक स्थान पर ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। समझ लो ये वेद व्यास नामक स्थान है, यहाँ पर दोनों नदियाँ मिल जाती हैं। उसके बाद इसका नाम पड़ता है ब्राह्मणी। तो इतना कुछ आपको समझ आ गया? इसकी ये दोनों धाराएँ पूछी गई हैं कि नाम क्या है, तो दक्षिण कोयल और शंख नदी। अब इसका मुहाना कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो बंगाल की खाड़ी में, ओडिशा के धमरा पोर्ट के पास यह वैतरणी नदी के साथ मिलकर एक बड़ा डेल्टा बनाती है। इसका बहाव क्षेत्र देखिए, मुख्य रूप से तो ओडिशा ही है, लेकिन झारखंड, बहाव क्षेत्र का मतलब आप समझते हो? जैसे ये एक नदी है, बहाव क्षेत्र का मतलब है कि अगर इसमें कोई छोटी नदी आकर मिल भी रही है ना, तो इसका बहाव क्षेत्र इतना होगा। समझे आप? जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है, इसका बहाव क्षेत्र इतना नहीं माना जाएगा।
अगर एक सहायक नदी यहाँ से आके मिली, एक सहायक नदी यहाँ से, सहायक नदी यहाँ से, फिर यहाँ, तो बहाव क्षेत्र इतना होगा। समझे आप? तो बहाव क्षेत्र मतलब नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ आकर मिल रही हैं, वो पूरा इसका क्षेत्र। तो इसका जो बहाव क्षेत्र है, ओडिशा के कहाँ पर यह रहा, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़, और मैंने आपको बताया कि मुख्य प्रवाह ओडिशा में ही है। और रेंगली बांध ओडिशा के अनुगुल जिले में इसी नदी पर एक बहुत बड़ा बहुउद्देशीय बांध बना है। क्या नाम है? रेंगली बांध। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह नदी अपने मुहाने पर भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र का निर्माण करती है, जो विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट है और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जानी जाती है। अभी पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद आया कि व्हाट्सएप पर कल किसी ने मैसेज किया था, और उसने क्या किया, एक सर हैं पटना के बहुत मशहूर, खान सर की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप वही समझ लेते हैं खान सर के बारे में। सर हैं पटना में पढ़ाते हैं, उनके सारे नोट्स जो हैं क्या कहते हैं, मेरे ही नोट्स थे उसके, साइंस के सारे नोट्स सेम। उन्होंने क्या किया था, लोगो हटाकर अपना लगाया हुआ था, और कोर्स उन्होंने अपना 4,000 रुपये का बेचते हैं वो। तो किसी स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था कि सर ये 4,000 का अपना पूरा कोर्स पढ़ाते हैं, मतलब उसमें सब पढ़ाते हैं, लेकिन साइंस के सारे नोट्स उन्होंने मेरे ही, उन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया था। मैंने जो भी आपको ई बुक प्रोवाइड की है ना, उसी ई बुक से ही पढ़ाते हैं। तो ऐसे चल रहा है। अभी मुझे अचानक पता नहीं कैसे याद आ गया पढ़ाते पढ़ाते ही, ये मैंने अपने लोगो देखा तो, कि कल किसी स्टूडेंट ने भेजा था, तो और मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर पूरा आपको साइंस फ्री में पढ़ाई हुई है। पेड पेड कोर्स के लेवल की पूरी साइंस पढ़ाई है। अगर आपने पहले साइंस नहीं पढ़ी है ना, पढ़ोगे तो आपके सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे उसमें। अब आगे भीतरकनिका नेशनल पार्क, यह नदी अपने मुहाने पर भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र का निर्माण करती है, जो कि विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट है और खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जानी जाती है। ये सारे फैक्ट मैंने जो कवर किए हैं ना, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले मैं देखता हूँ कि कौन से एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बने हैं, फिर वही उस नदी में मैंने सारे डाटा को ऐड कर दिया है, ताकि आपको यहाँ से फिर दूसरा पढ़ना ना पड़े। अब आगे महानदी, ये उड़ीसा की ये भी महानदी प्रमुख नदी है, महानदी। और इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धमतरी और सिंहावा पर्वत श्रेणी से होता है, जिले में सिंहावा पर्वत श्रेणी, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। लेकिन मुख्य रूप से ये उड़ीसा की नदी है, जिसका नाम है महानदी। और बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो आप पढ़ोगे तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये बहती है, और कुल लंबाई 851 किलोमीटर है। और इसका कुछ जलग्रहण जो क्षेत्र है झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी आता है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने आपको बताया उड़ीसा की है नदी, महानदी। और आप ये देखिए, महानदी, नदी की भी नाम क्या है, महानदी। तो अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, क्योंकि पूछी गई हैं तो पढ़नी पड़ेंगी। तो सहायक नदियों की मैंने आपको बताया था, जैसे कोई नदी है अगर उसका मुँह इस तरफ है, तो आप अपना मुँह इधर करोगे तो ये आपका राइट होगा, ऊपर वाला लेफ्ट होगा ना, ये आपका दायाँ हाथ होगा या बायाँ हाथ होगा। तो ऐसी नदी में भी कुछ इस तो दाईं ओर से नदियाँ आती हैं और कुछ बाईं ओर से आकर मिल जाती हैं। दाईं ओर से जो आके मिलेगी उसे दाईं सहायक नदी कहा जाएगा, बाईं ओर से बाईं सहायक नदी कहा जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। लेकिन अब देखिए, ये है महानदी जो निकल रही है, ये वाली ना महानदी। अब इस तरफ है इसका मुँह, तो ऊपर वाला लेफ्ट से होगा, नीचे राइट से होगा। दाईं ओर सहायक नदी, बाईं ओर सहायक नदी। तो बाईं ओर से कौन-कौन सी सहायक नदी है? तो शिवनाथ, शिवनाथ भी कहते हैं इसे, हसदेव, मांड, ईब। इसमें से हसदेव पूछा गया है कि हसदेव किसकी सहायक नदी है। मैं साथ साथ में आपको बता भी देता हूँ कि ज़्यादातर जो पूछी गई हैं, तो हसदेव के बारे में पूछा गया है। और जो अपना दाईं ओर से सहायक नदियाँ, राइट ओर से, ये तो तीनों ही पूछी गई हैं। एक का नाम है जोंक, दूसरी है ओंग, और तेल। तेल सहायक नदी रेलवे के एनटीपीसी एग्जाम में पूछी गई थी कि तेल किसकी सहायक नदी है, तो ये अपना महानदी की सहायक नदी है। जोंक सहायक नदी पूछी गई थी एसएससी के एग्जाम में, सीएचएसएल एग्जाम में, कि जोंक किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पर मैंने वैसे कुछ और भी छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं, लेकिन ये सब परीक्षा में पूछी जाती हैं, बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हसदेव भी मुझे याद नहीं आ रहा किसी स्टेट एग्जाम में पूछी गई थी, पर मैंने आपको बताया ना, ये वाली हसदेव, जोंक, ओंग और तेल, ये तीनों पूछी गई हैं। तो हसदेव भी आपको पता चल गया, जोंक, ओंग और तेल किसकी सहायक नदी है, तो ये अपना महानदी की सहायक नदी है। और जो शिवनाथ है ना, ये महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये वाली। यहाँ पर इरेज करके आपको दिखाता हूँ, ये वाली शिवनाथ, ये वाली शिवनाथ जो है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, महानदी की। और हीराकुड बांध जो है, हीराकुड बांध भी कह देते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा, लॉन्गेस्ट और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में आता है, जो कि किस नदी पर बना है, ये आप देख रहे हो हीराकुड बांध, ये महानदी पर बना हुआ है। ये भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है,
जो कि महानदी पर बना हुआ है, क्योंकि इतना बड़ा बांध है तो नदी नहीं महानदी चाहिए, सबसे बड़ा बांध है भारत का, तो नदी भी तो छोटी मोटी नहीं महानदी चाहिए, ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो महानदी पर बना हुआ है। अब ये वाला हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी। आपको पता है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये तो प्रमुख नदियां हैं। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो गोदावरी नदी का पूरा ये आप देखिए, मैंने प्रवाह क्षेत्र ही आपको दिखा दिया डायग्राम। अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी के बारे में। पर आप यहाँ पर इसकी सहायक नदियां देखिए, ये जैसे ये गोदावरी नदी अपनी ये रहा, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है ना, तो बंगाल की खाड़ी इधर है, तो नदी का बहाव इसी तरफ होगा, बंगाल की खाड़ी वाली नदी जो भी होगी। तो ऊपर क्या होगा, लेफ्ट यानी कि बायां, यहाँ लिख भी देता हूँ बायां, वैसे आपको पता ही है बायां। नीचे कौन सा होगा, दायां यानी कि राइट। ये जो नदी है राइट वाली है, ऊपर लेफ्ट वाली है। तो दाईं ओर से कौन कौन सी नदी मिल रही है, देखिए किरना, ठीक, मंजरा, मंजरा पूछी गई है, इसे मंजीरा भी कह देते हैं, मंजरा होती है वैसे, मनेरी, इसमें से जो सबसे ज्यादा पूछी गई है वो मंजरा पूछी गई, ठीक। अ, ऊपर की ओर से अगर आप देखो छोटे मोटे बांध जो बने हैं, ये जो आप देख रहे हो ना ब्लू कलर के छोटे मोटे बांध बने हैं। अब ऊपर से यानी कि अपना बाईं ओर से लेफ्ट साइड से यहाँ से ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो पूर्णा नदी बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार। दुधना नहीं पूछी जाती, हाँ ये पूछी जाती है। यहाँ पर देखिए एक नदी है प्राणहिता, ये सब गोदावरी की क्या नदियां हैं, सहायक नदियां हैं। जो प्राणहिता नदी है ना, इसके बारे में अलग से पूछ लिया गया है कि किन 3 नदियों से मिलकर बनी है। तो पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा। आप देखोगे कि ये पेनगंगा नदी है, ये ऐसे जा रही है, और ये वर्धा नदी आके ऐसे मिल रही है। अब ये नदी एक बनी, ऊपर से फिर वेनगंगा के मिल जाती है, तो तीनों नदियां मिल जाती हैं, तब ये कहलाती है प्राणहिता। ऐसे समझे, पेनगंगा आ रही है, इधर से वर्धा आ रही है। अब एक धारा होती है कि उधर से वेनगंगा भी आ जाती है, फिर अब ये एक धारा बन जाती है। तो यहाँ से पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलकर बनाती हैं प्राणहिता, और ये प्राणहिता गोदावरी में जाकर मिल जाती है, ठीक। पेनगंगा और वेनगंगा पूछी गई हैं किसकी सहायक नदियां। ऊपर तो बहुत बार पूछा गया, बाईं ओर से जो नदियां आ रही है ना, इसके तो बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद इंद्रावती नदी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी सहायक नदी है गोदावरी की। फिर सबरी और सिलेरू आप देख रहे हो, दोनों मिलकर फिर गोदावरी में समा जाती हैं। तो ये जो सहायक नदियां ना गोदावरी की, बहुत बार पूछी गई हैं, इसीलिए एक बार अब मैं आगे बढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको याद भी तो होना चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि आप वीडियो देखो, उसमें ही आपको 60% तो कवर हो ही जाए, उसके बाद दोबारा रिवीजन करो, फिर पीडीएफ से रिवीजन कर लो, पूरा छप जाए आपके दिमाग में। अब देखिए पूरा अच्छा सा डायग्राम है ना इतना, कि हाँ कौन सी नदी कहाँ से आकर मिल रही है गोदावरी में, आपको सब समझ आएगा इसमें। तो ऊपर से बाईं ओर से कौन सी, पूर्णा, जो आप प्रमुख प्रमुख है वही बताऊंगा, पूर्णा। फिर पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा मिलकर बनाती हैं प्राणहिता, फिर प्राणहिता गोदावरी में समा जाती है। फिर इंद्रावती, सबरी और सिलेरू, इसमें इंद्रावती भी इंपॉर्टेंट है। और दाईं ओर से तिरना और मंजरा, जिसमें जो प्रमुख मैंने आपको बताया, और मनेरी भी है, लेकिन जो पूछी गई है वो मंजरा है, ये पूछी गई है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, ये सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। ये हमारे प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा कहा जाता है। देखिए बहुत सारी कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, एक होता है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा। आगे मैं आपको दक्षिण भारत की गंगा भी पढ़ाऊंगा। तो दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तो दक्षिण गंगा, जैसे उत्तर भारत में जो गंगा का स्थान है ना, दक्षिण भारत में गोदावरी का स्थान है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। और दक्षिण कावेरी नदी को भी वही स्थान है, तो उसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे दक्षिण भारत की क्यों नहीं कहा गया, तो आप देखोगे, इसको आपको यहाँ से समझाता हूँ। वैसे ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाते, लेकिन मैं फिर भी मतलब ये वाले प्रश्न है कि इसी को क्यों कहा गया, इसको क्यों नहीं कहा गया, ये तो नहीं पूछा जाएगा ना, लेकिन आपकी समझ के लिए। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी बहती है, अब इसके दक्षिण में कौन सी आ रही है, पहले तो गोदावरी, ये दक्षिण गंगा हो गई। अब जो आप देखोगे कावेरी, ये दक्षिण भारत में आ रही है, ये थोड़ा मध्य भारत में भी आ जाती है गोदावरी, लेकिन ये कावेरी तो पूरा दक्षिण भारत में आ रही है ना, ये दक्षिण भारत की गंगा है कावेरी। गोदावरी मध्य भारत में भी इसका कुछ हिस्सा आता है, इसीलिए दक्षिण गंगा इसे कहा जाता है। हमारे गंगा के दक्षिण में है। दक्षिण गंगा गोदावरी हो गई, और बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, और कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है।
समझ आया आपको? तो चलिए कहाँ पर थे हम? हाँ, यहाँ पर। तो गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये जाकर समा जाती है आंध्र प्रदेश के पास, और यहाँ एक बहुत बड़ा डेल्टा भी बनाती है। तो बहाव क्षेत्र की बात करें, डेल्टा और एस्चुरी मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अभी शायद डेल्टा और एस्चुरी आपको नहीं पढ़ाया। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है। आगे मैंने पूरा डायग्राम से समझाया, वहाँ पर समझेंगे, क्योंकि बार-बार आ रहा है ना कि ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। अभी कुछ नदियाँ आगे हम पढ़ेंगे वो एस्चुरी बनाती हैं, तो वो अंतर क्या होता है वो आगे हम देख लेंगे। तो बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो भारत के लगभग 10% क्षेत्र को ये कवर करती है गोदावरी नदी। मतलब पूरा जो इसका बहाव क्षेत्र है, जो सभी सहायक नदियाँ आकर मिल रही हैं, सब मिलाकर। और मुख्य राज्यों की बात की जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, यहाँ से ये नदी का पूरा बहाव क्षेत्र है। सहायक नदियों की बात की जाए, पीछे पढ़ा ही चुका हूँ। लेफ्ट से पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, सिलेरू, और दाईं ओर से प्रवरा, मूला, मंजीरा, मनेर, जिसमें से मंजीरा सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो प्राणहिता है ना, जो कि मैंने बताया कि 3 नदियों के मिलने से बनी है, वो गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो कि पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा के संगम से बनी है। ये अभी यहाँ पर पढ़ा था तो ना समझ आता डायग्राम से, इसीलिए पहले हमने समझा, देखा, विजुअलाइज किया, अब पढ़ रहे हैं तो समझ आ रहा है कि अच्छा हाँ, मिलकर बनी थी ये वाली ना। या यहाँ पर ये तीनों नदी मिली तो ये प्राणहिता बनी। अब देखिए यही सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी। इसीलिए पहले मैंने आपको डायग्राम दिखाया ताकि आपके पूरा विजुअलाइज कर पाओ। यहाँ पर हमने लिख दिया भाई। अब प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, और मृद गंगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि आकार और विस्तार के कारण दक्षिण गंगा कहा जाता है, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लगभग 1465 किलोमीटर की है। और कुंभ मेला नासिक में गोदावरी के तट पर 12 साल में प्रसिद्ध सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। अच्छा, अब ये बताओ कि भारत में कुंभ मेला किन किन नदियों के किनारे, चलो नदियां ही बता दो कि किन किन नदियों के किनारे लगता है, नहीं नदियों के साथ स्थान भी बताओ। कि भारत में कुंभ मेला, अभी फ़ोन आपके हाथ में है ना, टाइप करो, कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर लिखो कि भारत में कुंभ जो लगता है, कुंभ का मेला लगता है, वो किस किस नदी में और कहाँ पर लगता है? जहाँ पर भी नदियों का एक स्थान होगा ना, जैसे प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती का जो है, वहाँ पर लगता है कुंभ, वैसे ही बाकी जगहों पर कहाँ-कहाँ पर लगता है, आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और कुंभ मेला लगता है, मैंने आपको पढ़ा दिया। और पोलावरम परियोजना, आंध्र प्रदेश की इसी नदी पर पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना है, बनाई जा रही है, जो कि सिंचाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जायकवाड़ी बांध, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जिसे छत्रपति संभाजी नगर कहते हैं, यहाँ पर जायकवाड़ी बांध स्थित है। जो डायग्राम बताया था, मैंने आपको बताया था ना, ये जो बांध है, नदी के ऊपर जो ऐसी लाइन बनी है, ये रहा जायकवाड़ी, देखिए ये रहा। यहाँ पर औरंगाबाद देख रहे हो आप, है ना? और छत्रपति संभाजीनगर के पास जायकवाड़ी बांध स्थित है। और राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश का यह शहर गोदावरी के तट पर स्थित है, जहां नदी की चौड़ाई बहुत अधिक हो जाती है, और यहाँ एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल सड़क पुल बना हुआ है। एशिया का दूसरा सबसे लंबा बना हुआ है। राजमुंद्री शहर पूछा जाएगा कि किस नदी के किनारे है, तो गोदावरी, यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो राजमुंद्री शहर ये रहा, राजमुंद्री ये रहा, इसी के किनारे है गोदावरी के, ठीक। तो चलिए ये सब जो भी फैक्ट हैं यहाँ पर प्रमुख विशेषताओं में मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं, और कुछ इसमें नहीं भी पूछे गए हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, ताकि अगर एग्जामिनर आगे पूछे भी तो बाहर प्रश्न बने ना। अब है कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब ये प्रायद्वीपीय भारत की बात हो रही है, जैसे प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत, उसमें प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। ठीक, प्रश्न कहीं से भी घुमा के कुछ भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से कृष्णा नदी निकलती है, और बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर ये समा जाती है। कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के हंसला देवी और विजयवाड़ा के पास। और बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसकी सहायक नदियों की बात की जाए ना, कृष्णा नदी की, तो देखिए इसकी जो पूछी गई है मैं आपको वही बता देता हूँ। तुंगभद्रा तो देखिए इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। दायां तट और बायां तट मैंने लिखा हुआ है। अब जो भी नदी बह रही है, अपना बायां दायां आप समझ ही रहो ना, दायां बायां, जो बंगाल की खाड़ी में जा रही है।
तो दाएं तट से इसके तुंगभद्रा मिलती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है जल की मात्रा के हिसाब से। और कोयना, इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। कोयना नदी को महाराष्ट्र में बहती है, फिर ये अपना इसमें कृष्णा में मिलती है, तो इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं, कोयना नदी को जीवन रेखा कहते हैं। और दूध गंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा और तुंगभद्रा तो मैंने आपको बताया दिया कि सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये जो भी नदी मैंने भी लिखी ना सहायक, ये सब पूछी गई हैं। और भी छोटी-छोटी नदियाँ इसमें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जितनी भी लिखी हैं, ये वाली कृष्णा नदी में, ये सब की सब पूछी गई हैं। दूध गंगा भी पूछी गई है, तुंगभद्रा तो अब है ही है सबसे बड़ी सहायक नदी। मालप्रभा और घाट प्रभा भी पूछी गई है। ये किसकी सहायक नदी हैं? तो दूध, अब कृष्ण जी हैं, तो दूध मक्खन तो नाता लगा ही रहेगा, तो दूध गंगा कृष्णा नदी की है। तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। घाट और मालप्रभा, घाट प्रभा, मालप्रभा, ये दोनों कृष्णा नदी की ही हैं। अब बाएँ तट से, तो बाएँ तट से आप अब देखिए प्रभा है इसमें, प्रभा प्रभु, कृष्ण भगवान को प्रभु, ऐसे छोटी-छोटी ट्रिक बना लिया करो, क्योंकि जब आप तैयारी करते हो ना, ऐसे छोटी-छोटी ट्रिक ही काम आती हैं। प्रभु हो गया, तो घाट प्रभु, माल प्रभु कृष्णा की हैं। दूध दूध और जहाँ पर दूध की गंगा बह रही है, तो कृष्ण भगवान दूध मक्खन से तो उनका नाता है ही है। तुंगभद्रा तो आपको पता ही है कि सबसे बड़ी सहायक नदी इसकी है। अब बाएँ तट से आप देखो, हाँ, एक कोयना याद रखना, तो कोयना ना महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, ये पूछा गया था। ये मध्य प्रदेश के उसमें पूछा गया था एग्ज़ाम में कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा है मध्य प्रदेश का, लेकिन एग्ज़ाम में पूछा गया था। मैंने देखा था एमपीएससी में कि महाराष्ट्र की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं, तो कोयना को। और बाएँ तट से अगर आप देखो तो भीमा, भीम, अर्जुन ये सब कब थे? कृष्ण भगवान के ज़माने में ही थे। तो सबसे लंबी सहायक नदी है भीमा। हाँ, देखिए, अब मैंने अभी आपको बताया कि तुंगभद्रा जो है, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है और अब मैं आपको कह रहा हूँ भीमा, तो देखिए तुंगभद्रा जो है ना, ये सबसे बड़ी सहायक नदी है जल की मात्रा के हिसाब से, पानी के हिसाब से, कि बहुत सारा पानी तुंगभद्रा लाकर इसमें क्या कहते हैं, कृष्णा नदी मिलाती है। लेकिन भीमा ना पतली धारा लेकिन लंबी है, समझ रहे हो? लंबी और बड़े में अंतर समझ रहे हो ना आप? वो क्वांटिटी के हिसाब से, पानी की मात्रा के हिसाब से बड़ी है और ये लंबाई के हिसाब से बड़ी है भीमा। और मूसी, इसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। मूसी भी इसमें जाकर मिलती है कृष्णा में। और मूसी से ये ज़्यादातर प्रश्न ये पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? तो मूसी। ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं। आगे बढ़ें, तो प्रमुख विशेषता देखेंगे अब कृष्णा नदी की। तो कृष्णा नदी की कुल लंबाई है अपना लगभग 1400 किलोमीटर। और कुछ बांध यहाँ पर जो बने हैं प्रमुख, बांध पर अलग से वीडियो आएगी, लेकिन अब साथ-साथ पढ़ ही रहे हैं तो हम नदियाँ, तो जो-जो प्रमुख बांध है यहाँ पर भी कवर करा रहा हूँ। तो नागार्जुन, अर्जुन कृष्ण साथ ही रहेंगे। श्रीशैलम, अलमाटी, भगवान कृष्ण माटी खाते थे बचपन में ऐसे याद कर सकते हो आप। तो नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बने हैं। और कृष्णा नदी आपको पता है जल विवाद भी रहता है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में काफ़ी समय से इनका विवाद रहा है कृष्णा नदी का। और विजयवाड़ा एक प्रमुख शहर है जो कि आंध्र प्रदेश का प्रमुख शहर है। ये कृष्णा नदी के किनारे ही बसा हुआ है और प्रकाशम बैराज भी यहाँ बना हुआ है। क्योंकि शहर आजकल पूछे जाते हैं, ये शहर जो प्रमुख शहर है किस नदी किनारे है। तो जो-जो पूछे गए हैं मैंने वहीं पर नदी के साथ कवर कर दिए हैं। अब आगे है पेन्नार नदी। तो पेन्नार नदी का जो उद्गम है कर्नाटक के चिक्काबलापुरा जिले में नंदी पहाड़ियों से हुआ है, विशेष रूप से चिन्ना केशव पहाड़ी से। और फिर ये बंगाल की खाड़ी में, मैंने आपको बताया ही है कि सब नदियाँ बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल ही जा रही हैं, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के पास मिल जाती है। बहाव क्षेत्र की बात की जाए पेन्नार नदी की, तो ये मुख्य रूप से 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसका सबसे बड़ा हिस्सा इसी राज्य में है, आंध्र प्रदेश में। और इसकी कुल लंबाई लगभग 597 किलोमीटर है। अब है कावेरी नदी। तो देखिए, कावेरी नदी जो है, ये कर्नाटक के कोडागु जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर स्थित तल कावेरी से निकलती है। आपसे कोडागु नहीं पूछा था, आपसे पहाड़ी पूछी जाती है। और पहाड़ी में भी कहाँ पर, तल कावेरी से निकलती है। तल कावेरी दे देंगे तो ऐसे ही आप बता दोगे, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी ऑप्शन में होता है। और मुहाना कहाँ पर जाकर मिल जाती है, तो बंगाल की जो खाड़ी है वहाँ पर जाकर ये मिल जाती है। और यहाँ पर बहुत बड़ा और उपजाऊ डेल्टा बनाती है, जिसे दक्षिण भारत का बगीचा कहा जाता है। और बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल और केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी भी इसमें आ जाता है। यहाँ पर इसका बहाव क्षेत्र फैला हुआ है। अब देखिए, जो कावेरी नदी है ना, इसका पवित्रता, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व और जीवनदायिनी भूमिका के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, गोदावरी को दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा और
दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है और तमिलनाडु में इसी कावेरी नदी को पुन्नी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हाल में मूवी बनी थी ना, कौन सी, पोनियन सेल्वन। पोनियन सेल्वन मूवी बनी थी, आपने देखी नहीं होगी, देखी तो मैंने भी नहीं है, लेकिन मूवी का जिक्र है तो मैंने कहा ये सब करंट जो चीजें हैं वो भी साथ साथ में शामिल कर देता हूँ। तो मूवी बनी थी तो इसलिए तमिलनाडु में इस नदी को पोनी नाम पड़ा है, उसी से मूवी का नाम भी पोनियन सेल्वन बना था। वहीं पर यही सब चीजें दिखाई गई थी नदी का। तो पोनी कहा जाता है तमिलनाडु में। और सहायक नदी की बात की जाए तो देखिए, लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, हेमवती, बहुत बार पूछा गया है कि हेमवती किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की। शिमशा और अमरावती, ये किसकी सहायक नदियां हैं, कावेरी की। और शिव समुद्रम वाटरफॉल जलप्रपात कर्नाटक के इसी नदी पर, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम फॉल स्थित है और इसी स्थान पर 1902 में भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। और नदी द्वीप की बात की जाए तो कावेरी अपनी राह में तीन प्रसिद्ध द्वीप बनाती है, तीन प्रसिद्ध आइलैंड बनाती है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये तीनों बनाती है। और प्रमुख बांध की बात की जाए तो कावेरी नदी पर एक तो कृष्णराज सागर बांध है, दूसरा मेट्टूर, मेट्टूर तो बहुत बार पूछा गया, मेट्टूर बांध जो कि तमिलनाडु में है। और ये कृष्णराज अपना है कहाँ पर, कर्नाटक में। ये दो बांध स्थित है। अब है वैगई नदी। तो जो वैगई नदी है ये तमिलनाडु के थेनी जिले से पश्चिमी घाट की वरुशनाडु पहाड़ियों से निकलती है और इसका मुहाना फिर बंगाल की खाड़ी में, आपको पता है, सब जाकर विलीन हो ही जा रही है। बहाव क्षेत्र की बात करिए ना तो जो वैगई नदी है ये पूरी तरह से तमिलनाडु राज्य में बहती है। लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व ये है कि प्राचीन शहर मदुरै, जो कि जो अपनी मीनाक्षी मंदिर और संगम साहित्य के लिए जाना जाता है, इसी नदी के तट पर स्थित है। मीनाक्षी मंदिर और क्या कहते हैं, मदुरै जो प्राचीन शहर है इसी नदी के किनारे पर स्थित है। और चित्र उत्सव, मदुरै में होने वाला विश्व प्रसिद्ध उत्सव वैगई नदी के से गहराई से जुड़ा है। क्या नाम है उस उत्सव का, चित्रे उत्सव। माना जाता है कि भगवान कल्लाझगर यानी कि विष्णु भगवान अपनी बहन मीनाक्षी की शादी में शामिल होने के लिए इसी नदी में उतरते हैं, ये मान्यता है। और चित्रे उत्सव इसी नदी किनारे मनाया जाता है। तो कोई उत्सव है, कोई बांध है, कोई परियोजना है, सब मैं इसी वीडियो में कवर कर दे रहा हूँ ताकि एक ही साथ आपको सारे नोट्स मिल जाएं। अब है ताम्रपर्णी नदी। वैसे इसके नाम में क्या है, ताम्र, ताम्र क्या होता है आपको पता है ना, ताम्र मतलब होता है तांबा। और पर्णी क्या होता है, पर्णी यानी पत्ता, पर्णी होता है, पर्ण कहते हैं वैसे, पर्ण, पर्ण का अर्थ होता है पत्ता और ताम्र का अर्थ होता है तांबा। आगे मैंने शायद नोट्स में कवर किया भी होगा कि इसमें पानी में तांबे के अंश पाए जाते हैं, इसका इसका रंग हल्का लाल होता है, इसका नाम इसलिए ताम्रपर्णी पड़ गया है। तो अभी हम आगे देख लेंगे। तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में पश्चिमी घाट के अगस्त्यकूडम से इसका उद्गम होता है। और मुहाना आप देखोगे तो बंगाल की खाड़ी ही है। बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो पूरी तरह से तमिलनाडु, मुख्य रूप से तमिलनाडु में कहाँ पर, कौन से जिले में, तो तिरुनेलवेली और तूथुकुड़ी, इस जिले में ये नदी बहती है। और यहाँ पर देखो लिखा है मैंने, ताम्र युक्त पानी, ताम्र का अर्थ है तांबा और पर्णी का अर्थ है पत्ता। माना जाता है कि इस नदी में पानी के तांबे के अंश पाए जाते हैं, जिस कारण इसका रंग हल्का लाल दिखता है और यह स्वास्थ्य के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। और ये सदाबहार नदी है, यह तमिलनाडु की एकमात्र सदाबहार नदी है क्योंकि इसका जो उद्गम है ऊंची पहाड़ियों से हो रहा है ना, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दोनों मानसून से यहाँ पर पानी मिल जाता है, इसीलिए सदाबहार नदी, ताम्रपर्णी। अब जो अपना क्या कहते हैं, हमने पीछे पढ़ी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, अब आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पर गिरने वाली नदियां, तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां वो हम पढ़ेंगे। तो हाँ, यहाँ पर मैंने देखिए डेल्टा और एस्चुरिन, वही मैं देख रहा था कि नोट्स में कवर किए हैं कि नहीं मैंने। तो हम कहाँ पढ़ चुके थे, वैगई भी पढ़ लिया हमने, ताम्रपर्णी पढ़ लिया। अब हम अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ते हैं। तो पहले ये देख लीजिए पूरा मैप, बंगाल की खाड़ी इधर थी, इधर गिरने वाली नदियां थी, पढ़ ली हमने। अब अरब सागर में गिरने वाली नदियां पढ़ते हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन आप तो वीडियो को स्टॉप करके देख ही सकते हो। मैंने तो एक ही बार में पूरी रिकॉर्ड किया, सब टाइपिंग करके सब मैंने डायग्राम बनाया है। तो आप तो एक बार में इसको स्टॉप करके भी देख सकते हो, लेकिन एक ही वीडियो रहेगी तो सही रहेगा। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक, कौन-कौन सी? लूनी, साबरमती, फिर माही नदी आती है, फिर नर्मदा और ताप्ती। ऊपर नर्मदा है, नीचे ताप्ती है। नर्मदा, ताप्ती, फिर उसके बाद मांडवी, जुआरी, गंगावेली, शरावती, भरतपुजा, पेरियार और पंबा।
इसका क्रम है। अब इन्हीं नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो लूनी नदी है, ये राजस्थान के अजमेर जिले के पास अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ियों से निकलती है और यह किसी समुद्र में नहीं गिरती। जो लूनी नदी है ना, जैसे हम पढ़ रहे हैं कि सब नदियां जाकर समुद्र में गिर जाती है, लूनी नदी ऐसी है कि ये समुद्र में नहीं गिरती, बल्कि ये गुजरात के कच्छ के रन के पास दलदली क्षेत्र में जाकर समा जाती है, विलुप्त हो जाती है। इसीलिए इसे अंतःप्रवाही इनलैंड ड्रेनेज नदी कहा जाता है। ये नदी जाकर गुजरात के अपना हम इसमें ये नदी गुजरात के कच्छ ऑफ रन में विलीन हो जाती है, समुद्र में जाकर नहीं मिलती। ठीक है, कौन सी? लूनी नदी। और ये दो राज्यों में मुख्य रूप से बहती है, राजस्थान के अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर, जालोर जिला और गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में। इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बालोतरा यानी कि बाड़मेर तक इसका पानी मीठा रहता है, लेकिन आगे चलकर इसका पानी खारा हो जाता है, क्योंकि यह रेतीली मिट्टी के लवणों के संपर्क में आती है। और मरुस्थल की गंगा, इसे थार मरुस्थल की जीवन रेखा कहा जाता है। मरुस्थल की गंगा कहा जाता है किसे? लूनी नदी को। और लवणवती, संस्कृत में इसे लवणवती कहा जाता है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी। किसे? लूनी नदी को। तो उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला की ढेबर झील या जैसमंद झील के पास से ये निकलती है, साबरमती नदी, उदयपुर जिले के पास से। ठीक। और इसका मुहाना तीर दक्षिण भारत की ओर बहते हुए गुजरात में गुजरती है और फिर खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और अरब सागर का हिस्सा है खंभात की खाड़ी। ये यहाँ पर देखिए, यह है खंभात की खाड़ी। मैंने खाड़ी क्या बताया था कि जल का वह हिस्सा जो तीन ओर से भूमि से घिरा हो। तो देखिए, यहाँ पर जल है, समुद्र का पानी, ये भूमि है एक, ऊपर भूमि है दो और नीचे तीन। यहाँ पर इसको खाड़ी कहते हैं। ये पूरा अरब सागर है, अरब सागर का ही भाग है खंभात की खाड़ी। ये पूरा अरब सागर है, समझ लो। अरब सागर के अंदर ही खंभात की खाड़ी आ जाती है। तो वही मैंने यहाँ पर आपको बताया कि अब सभी नदियाँ ये तो अरब सागर में ही जाकर गिरेंगी, तो अरब सागर में भी खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो जो साबरमती नदी है ना, ये राजस्थान और गुजरात में बहती है। राजस्थान में वहां से निकलती है, राजस्थान से, और गुजरात में इसका अधिकांश बहाव क्षेत्र है। और गुजरात की मुख्य नदी मानी जाती है साबरमती नदी। और गांधी जी का आश्रम भी आपको पता है साबरमती की नदी के किनारे। इस नदी के किनारे ही अहमदाबाद में साबरमती आश्रम स्थित है, जहां से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और तटीय शहर गुजरात के दो प्रमुख शहर, एक तो अहमदाबाद और जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, इसी नदी के तट पर बसे हुए हैं, साबरमती नदी के किनारे। अब है माही नदी। साबरमती नदी हो गई ऊपर, अब नीचे माही नदी। माही नदी की आप शेप देख रहे हो, उल्टा यू है इस तरह। यह मध्य प्रदेश के धार जिले के विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मेहद झील से निकलती है। और इसका मुहाना बात की जाए तो यह अंत में गुजरात के पास खंभात की जो खाड़ी है ना, उसमें गिरती है। यहाँ पर आप देखो, ये खंभात की खाड़ी है, इसमें जाकर गिर जाती है। और बहाव क्षेत्र की बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश ऊपर और जा रही है तो राजस्थान आ रहा है, फिर नीचे गुजरात में आ जा रही है। आपको एक मिनट दूसरा कलर करके दिखाता हूँ, फिर समझ आएगा। ग्रीन कलर से, यहाँ देखिए, ये तो मध्य प्रदेश से निकल रही है। अब ये बाउंड्री यहाँ पर आप देख रहे हो, ये राजस्थान है, तो ऊपर राजस्थान में जा रही है, फिर नीचे ये गुजरात, यहाँ से बाउंड्री गुजरात आ रही है तो नीचे गुजरात में आ रही है, फिर नीचे खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जा रही है। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में। और कर्क रेखा, जो माही नदी है ना, ये कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से, आपको पता है कर्क रेखा गुजरती है। तो माही नदी नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। देखिए, कर्क रेखा से गुजर रही है ना बीच में से, तो माही नदी क्या करती है, यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार तो यहाँ से कर्क रेखा को काटा, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आती है, तो दो बार कर्क रेखा को ये काटती है माही नदी। पहले उत्तर की ओर जाते समय काटती है, फिर यू टर्न लेकर जब दक्षिण में आती है तो दोबारा काटती है। बेनेश्वर धाम राजस्थान के डूंगरपुर में, जहाँ सोम, माही और जाखम नदियों का संगम होता है, उसे बेनेश्वर धाम कहते हैं। और इसे मैंने क्यों बताया, क्योंकि इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बेनेश्वर धाम में जब उसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं जब लगता है, तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि हो सकता है ये फैक्ट कहीं पर पूछ लिया जाए, अभी पूछा नहीं गया है। अब आगे चलें। अब आगे है नर्मदा। तो जैसे मैंने कहा, जो जो प्रमुख नदियां उनका तो पूरा डायग्राम आपको दिखाऊंगा, ताकि और जो ऐसी बाकी भी नदियां प्रमुख हैं, लेकिन वो उतना ही पढ़ लेने से हो जाएगा। जैसे गोदावरी ज़्यादा बड़ी नदी थी तो पूरा डायग्राम आपको दिखाया। अब नर्मदा जो नदी है, ये नदी आपको पता है कहाँ पर गिर रही है, तो गिर रही है अपना अरब के सागर में, मतलब कि इधर से बहकर आएंगी ऐसे और यहाँ पर गिरेंगी, है ना। तो अगर इधर मुँह रहेगा तो आपका जो राइट साइड है ऊपर रहेगा और लेफ्ट साइड नीचे रहेगा।
अपने आप को आप इमेजिन करिए, अपना मुंह इधर को करोगे तो आपका दायां ऊपर रहेगा, नीचे बायां, तो जो नीचे से बाईं ओर से नदियां हैं, ऊपर से दाईं ओर से नदियां आकर मिल, और नर्मदा नदी एक प्रमुख नदी है, इसलिए इसका पूरा डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए देखिए, पहले नर्मदा नदी का, अभी हम माही नदी हमने कंप्लीट की ना, 1 मिनट रुकिए। जो नर्मदा नदी है ना, ये अनूपपुर जिले के मैकाल पर्वत श्रेणी पर, पहले थोड़ा पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको उसका विजुलाइज कराऊंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी समझ आएगा आपको। तो नर्मदा जो नदी है कहाँ से निकल रही है, तो मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित अमरकंटक पहाड़ से निकलती है, और फिर गुजरात के भरूच जिले के पास खंबात की खाड़ी, मैंने आपको बताया, वहीं पर जाकर ये मिल ही जाती है। तो देखिए, अब डेल्टा और पहले एस्चुरी समझ लीजिए, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, नर्मदा नदी के। ये डेल्टा क्या होता है, बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये नदी डेल्टा बनाती है। और एस्चुरी क्या होता है, तो देखिए, ये जो नदी है, अपनी नर्मदा नदी, ये एस्चुरी बनाती है। तो हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। ज्वार नदमुख, नदी के मुख पे ज्वार बनाना, ज्वार नदमुख। और ये कुछ नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो डेल्टा और एस्चुरी में अंतर क्या होता है, और कौन सी नदियां डेल्टा बनाती हैं, कौन सी नदियां अपना एस्चुरी बनाती हैं। तो जैसे नर्मदा नदी तो एस्चुरी बनाती है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र ये डेल्टा बनाती हैं, जो हिमालय नदियां ऊपर हमने पढ़ा था। देखिए क्या होता है ना कि अभी पहले आप देखिए, जो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वो नदी बनाएगी जो नदी काफी दूरी से एक तो आ रही है, और उसकी स्पीड आगे मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो अपने साथ क्या, अब नदी जैसे गंगा नदी है, आप समझो हिमालय से निकल कर आ रही है, फिर भारत के पूरे मैदानी भागों में जहाँ पर खेत खलिहान सब है, वहां से मिट्टी वगैरह सब बटोरते हुए लेकर आ रही है ना, साथ में लेकर। अब आगे जाते जाते उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी कि नहीं, उसमें गाद गुद जमा होते रहते, मिट्टी कंकर पत्थर, जितनी पहाड़ी इलाके में तेज थी, उसकी एकदम तीव्र थी, आगे मैदानी इलाके में समतल भूमि धीमी 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 होती जाती है। अब अपने साथ मिट्टी बालू कंकर सब ढकेलते हुए ला रही है, समुद्र में आकर क्या करती है, वही सब मिट्टी बालू फेंक देती है। आप देखोगे यही नदी आई, जो भी मिट्टी बालू है यहाँ पर आके जमा हो गया समुद्र किनारे, यहाँ पर ये देखिए, इसी को कहा जाता है डेल्टा। एस्चुरी में क्या होता है कि वो नदियां जो एकदम तीव्र से आ रही हैं, मतलब एकदम समझ लो पहाड़ के ढलान से एकदम बहती हुई आ रही हैं। आप इमेजिन करो कि कोई नदी बहुत तीव्र से आ रही है, उसमें भी मिट्टी उट्टी है, लेकिन अगर उसकी स्पीड ही इतनी तेज है तो मिट्टी क्या वहां पर कुछ जमा हो पाएगी, उसको भी ढकेल देगी ना आगे। तो उसे कहते हैं एस्चुरी। देखो यहाँ पर मिट्टी का डेल्टा डुल्टा कुछ नहीं दिख रहा है, सब ढकेल दिया आगे जाके। ये नदी थोड़ी धीमी हो गई है, दूर से आ रही है, स्पीड मंद पड़ गई है, तो वो मिट्टी गाद आगे ढकेलने में क्षमता नहीं बची अब इनके पास। तो यहाँ पर क्या हो, डेल्टा बना देंगी, अब वही नदी की छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी, ये देखिए, छोटी छोटी धाराओं में, क्योंकि यहाँ मिट्टी जमा हो गई, अब छोटी छोटी धारा में बह रही है आगे। यहाँ पर क्या है, एकदम स्पीड से आ रही है, कुछ मिट्टी बालू को समझ ही नहीं रहे, सब लाकर कहाँ पर, यहाँ पर जमा होने नहीं दिया, यहाँ पर ढकेल के अंदर बहा दिया समुद्र में। तो कहेंगे एस्चुरी। समझाया आपको कि कौन सी नदी, अब जो नदी है तीव्र ढलान से बहती हुई उसकी, और ये ज़्यादा लंबी नदी नहीं होगी एस्चुरी वाली, जो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं मतलब ज़्यादा दूर से भी नहीं आ रही होंगी, और तीव्रता से आ रही होती हैं, वहाँ एस्चुरी बना देती हैं। डेल्टा वाली जो बनाती हैं दूर, एक तो दूर से आ रही होती हैं, और अपने साथ फिर समतल भूमि पे आती हैं, फिर उसके बाद जो भी मिट्टी इकट्ठा करते हैं तब आके जमा करती हैं। अब इमेजिन करो ना, एक नदी है, पानी ले लो आप बाल्टी में, उसमें मिट्टी-उट्टी डाल दो, और उसको एक ढलान से फेंको, अगर ढलान आगे समतल हो जाए, तो वो नदी क्या उस मिट्टी बालू को बहुत आगे ढकेल पाएगी? और एक नदी है, वो ऐसे तीव्रता से बहती हुई आ रही है, और दूरी भी कम है, वो तो ढकेल देगी आगे। वही बस सीन है इसमें एस्चुरी और डेल्टा में। तो नर्मदा नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब पहले देखिए, अब इसका डायग्राम देखते हैं पीछे, 1 मिनट ये देखिए। तो जो नर्मदा नदी है ना, उसके ऊपर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, नीचे सतपुड़ा। ये जब मैं पर्वत श्रृंखला बता रहा था, वहां पर भी आपको बता रहा था, ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, और इसी की सतपुड़ा के आगे, यही विंध्याचल पर्वत के आगे कैमूर पहाड़ियां हैं, और इधर सतपुड़ा के आगे महादेव और मैकाल पर्वत श्रृंखला है ना। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला के अमरकंटक मैंने आपको बताया, वहां से निकलती है अपनी नर्मदा नदी। यहाँ पर अभी ओरिजिन में अभी हम पढ़ेंगे भी, दोबारा भी पढ़ाऊंगा। कहाँ पर, 1 मिनट ये देखिए, मैकाल पर्वत श्रेणी पर स्थित अमरकंटक पठार से निकलती कौन सी नदी, नर्मदा नदी। वही यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, मैकाल पर्वत श्रृंखला है, उसी के अमरकंटक पहाड़ से निकलती है कौन सी नदी, अमरकंटक पठार से, ये वाली, क्या नाम है, नर्मदा नदी, माँ नर्मदा। तो ऊपर से अपना ये नदी इस तरफ बह रही है, यानी कि नीचे क्या होगा, बाईं ओर लेफ्ट, ऊपर राइट। तो पहले दाईं ओर से देख लेते हैं, दाईं ओर से कौन कौन सी नदी इसमें मिलती है, प्रमुख नदियां पढ़ेंगे। ज्यादातर इनके आप देखोगे ना, जानवरों के नाम आपको देखने को मिलेंगे, भी देखना, हथिनी, मान, बाघ,
चोरल, कोलार, तंदोनी, बरना, हिरन, बरगी। तो हथनी हो गया, बाघ हो गया, हिरन हो गया, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसमें से जो पूछी गई हैं, देखिए क्या कहते हैं, हिरन पूछी गई है, इसकी सहायक नदी है। तो ये नर्मदा की है। अगर आप अपना बाईं ओर से देखो, लेफ्ट साइड से नीचे की ओर से, तो गोई, कुंदी, तवा, तवा इंपॉर्टेंट है, ये छोटी तवा है वैसे, ये मेन तवा तो ये वाली है, तवा नदी, गंजाल, मुशक, दूधी, दूधी पूछी गई है, शक्कर, शेर, पंजर, हालोन, बुढ़नेर। तो क्या ये सभी सहायक नदियां को पढ़नी है? नहीं। लेकिन एक बार आपको विजुअलाइज कर लेना कि कहीं पर अगर मान लो एग्जामिनर कोई डिफिकल्ट पूछ ही ले कि हाँ बताओ कुंदी कहाँ की है, अभी डायग्राम को 2-3 बार देख लोगे तो इतना तो आपको रहेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पढ़ा था कहीं पर, नर्मदा वाले में पढ़ा था। वैसे पूछी कौन कौन सी गई हैं तो अपना आगे मैं बताऊंगा अभी इसी में ही। तो वैसे बंजर पूछी गई है, ज़्यादातर तवा पूछी गई है, हिरन पूछी गई है, कुंदी पूछी गई है, ये पूछी गई है एग्जाम में। तो इसकी कुल लंबाई नर्मदा नदी जो है ना 1312 किलोमीटर है। और प्रभाव क्षेत्र की बात की जाए तो यह 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? तो सबसे बड़ा जो इसका हिस्सा है मध्य प्रदेश का है, 1077 किलोमीटर, यानी कि लगभग 87% हिस्सा इसका मध्य प्रदेश में है। इसीलिए इसे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। किसे? नर्मदा नदी को। और महाराष्ट्र में इसका बहुत छोटा हिस्सा है, और गुजरात अंतिम भाग है, ज़्यादातर भाग इसका नर्मदा में ही है। अरे वहाँ पर क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश में, क्योंकि 87% आप समझ लो, लगभग लगभग 90% हो गया, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो प्रमुख शहर और प्रवाह मार्ग की बात की जाए तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलने के बाद इन प्रमुख स्थानों से होकर गुजरती है: डिंडोरी, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, बड़वानी, ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, वो नर्मदा नदी के किनारे ही है। राजपीपला, धर्मपुरी और भरूच। अब इसकी सहायक नदियों की बात करो, लगभग 41 सहायक नदियां हैं। तो क्या आप 41 सहायक नदियां याद करोगे? नहीं। कौन कौन सी याद करोगे वो मैंने आपको बता दी। तो बाएं तट से देखिए, तवा जो है ना नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तवा, तो ये तो याद करनी पड़ेगी। बाकी बाकी शेर, शक्कर, दूधी, गंजाल, बंजर, कुंदी, गोई और करजन। दाएं तट से बात करें तो हिरण सबसे प्रमुख है, हिरण इसके दाएं तट से, हथनी और संग, बरना, कोलार, मान, उरी और तेंदुनी, ये कुछ प्रमुख सहायक नदी है। अब नर्मदा जो नदी है की भूवैज्ञानिक विशेषता यह है कि भ्रंश घाटी यानी कि रिफ्ट वैली, यह नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में बहती है। उत्तर में विंध्याचल, दक्षिण में सतपुड़ा, उसके बीच में भ्रंश घाटी, मैंने बताया ही था आपको, पहले पढ़ाया हुआ है, उसके बीच में यह नदी बहती है। और प्रमुख जलप्रपात की बात की जाए तो नर्मदा नदी पर धुआंधार वाटरफॉल जो कि जबलपुर में है, यहाँ पर संगमरमर चट्टानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। कपिल धारा, दुग्ध धारा और सहस्त्र धारा, जो जो भी धाराएं हैं, ये जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। और प्रमुख बांध की बात की जाए तो सरदार सरोवर परियोजना, इंदिरा सागर बांध, ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध और बरगी बांध यहाँ पर बने हुए हैं। अब है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। इसका भी शायद मैंने डायग्राम बनाया होगा, ये देखिए, नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती जो नदी है ना, पहले थोड़ा 1 मिनट रुकिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले, ये पूछा गया कहाँ से निकली है, बैतूल जिले, पहाड़ी भी पूछी गई, पहाड़ी है मुल्ताई। ये नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियां काफी पूछी जाती है ना। इनका जो मुहाना है तो गुजरात के सूरत शहर के पास खंभात की खाड़ी में है। और नर्मदा की तरह यह भी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती, नर्मदा भी एस्चुरी बनाती है, और ताप्ती नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है, इसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। लगभग 724 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इसका सबसे बड़ा हिस्सा है, और गुजरात। और नर्मदा नदी की तरह ये नदी भी ना भ्रंश घाटी, यानी कि यह नदी सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच एक दरार घाटी में बहती है। देखिए, जो नदी थी, नर्मदा नदी के हमने पढ़ा ऊपर विंध्याचल पर्वत श्रेणी थी, और नीचे थी सतपुड़ा, सतपुड़ा। इसके बीच में से जो नदी निकल रही है वो कौन सी है? नर्मदा, नर्मदा। अब सतपुड़ा के नीचे है अजंता, अजंता श्रेणी। इसके बीच में से जो नदी बह रही है वो है ताप्ती।
विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा, सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के बीच में ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और प्रमुख शहर इस नदी के तट पर यानी कि ताप्ती नदी के तट पर प्रमुख शहर कौन से हैं? तो सूरत, गुजरात का सूरत आपको पता ही है, हीरा और कपड़े के लिए काफी प्रसिद्ध है। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का, जिसे दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है। भूसावल महाराष्ट्र का, यह मध्य रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है भूसावल, यहाँ से ताप्ती नदी होकर बहती है। अब यहाँ पर आप देखिए, तो जो ताप्ती नदी है, अब यहाँ पर डायग्राम से इसकी रिवीजन हो जाएगी। मूलतः ये पहाड़ी से निकलती है ताप्ती नदी। ऊपर क्या कहते हैं, अब इस तरफ बह रही है, तो ऊपर आपको पता है राइट साइड है, नीचे लेफ्ट साइड है। राइट साइड से एक ही प्रमुख नदी जो मिलकर आकर मिलती है, अभी मैं आगे पढ़ा ही दूंगा। बाकी सारी नदियां ज़्यादातर इसकी अपना बाईं ओर से लेफ्ट साइड से मिलती हैं। तो देखिए, सूरत जो शहर है, मैंने बताया ये वाला शहर सूरत शहर है, ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो ऊपर देखिए सतपुड़ा रेंज है, नीचे अजंता रेंज है, इसी के बीच में ये ताप्ती नदी बहती है। तो कौन कौन से इसके सहायक नदियां हैं? तो पंजारा, एक मंजरा है, मंजीरा भी कहते हैं, वो गोदावरी की है। पंजारा है, गिरना, पूर्णा, ये तीनों याद रखना है। पंजारा, गिरना और पूर्णा, ये ज़्यादा पूछी गई हैं। अभी सहायक नदियाँ देखिए यहाँ पर लिखी भी मैंने कि जो पूर्णा है, ये ताप्ती की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। गिरना, पंजरा, वाघुर, बोरी, ये अन्य सहायक नदियाँ हैं। और दाईं ओर से अनेर, ये जो दाईं ओर से अनेर एक प्रमुख सहायक नदी है। बस इतना आपको इसे याद रखना है, ज़्यादा पूछा ही नहीं गया है। पूर्णा बहुत बार पूछा गया है, गिरना और पंजारा ये तीनों तो पूछी गई हैं ज़्यादा। पंजारा, गिरना और पूर्णा, इतना भी पढ़ लोगे तो समझ लो इससे बाहर लगभग नहीं आया है। आगे चलें, तो प्रमुख परियोजनाओं की बात की जाए तो उकाई परियोजना गुजरात का सब एक बड़ा जल विद्युत और सिंचाई बांध है। काकरपारा परियोजना, ये भी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना और परमाणु ऊर्जा केंद्र है। और हथनूर बांध, ये महाराष्ट्र के जलगांव जिले में है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाए हथनूर बांध, शायद ये रहा हथनूर बांध, काकरपारा योजना, ये देखिए, ये सब हम आगे पढ़ा भी हमने। काकरपारा और हथनूर बांध उकाई परियोजना है। अब आगे चलें, अब आगे है मांडवी नदी। तो मांडवी जो नदी है, ये कर्नाटक के बेलगाम जिले में पश्चिमी घाट के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से निकलती है। और कर्नाटक में इसे मांडवी नदी को ना महादई के नाम से जानते हैं, महादई। और फिर ये गोवा में उसकी जो राजधानी है पणजी, उसके पास जाकर अरब सागर में गिर जाती है। की लंबाई की बात की जाए तो लगभग 77 किलोमीटर है। और इसमें 77 में 52 किलोमीटर तो ये गोवा में ही बहती है। मांडवी और जुआरी मैंने इसलिए आपको बताया था गोवा की प्रमुख नदियाँ। निकलती भले ही कर्नाटक से है, लेकिन लगभग 52 किलोमीटर तो ये लगभग 90% आप देख रहे हो कहाँ पर बह रही है, तो गोवा में। इसकी सहायक नदियाँ हैं महादई, हांडेपार और मापुसा। विशेषता की बात की जाए तो दूध सागर जलप्रपात, प्रसिद्ध दूध सागर झरना इसी नदी पर स्थित है। गोवा की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। और पणजी, गोवा की जो राजधानी है पणजी, इसी नदी के बाएं तट पर बसा हुआ है, मांडवी नदी के। अब है जुआरी नदी। तो जुआरी नदी का जो उद्गम होता है ना, पश्चिमी घाट के हिमाद बर्शम पहाड़ियों से होता है। ये भी प्रमुख नदी जुआरी गोवा की समझो, क्योंकि जब पूछा जाता है तो ऑप्शन में गोवा ही होता है। और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। मुरमुगांव खाड़ी कहते हैं, वहां पर जाकर गिरती है। जुआरी नदी लगभग 92 किलोमीटर लंबी है और गोवा की सबसे लंबी नदी है। और सहायक नदियां हैं उशानी, करमुजा नहर, जो कि अभी पूछी नहीं गई हैं। विशेषता क्या है, तो मुरमुगांव पत्तन पोर्ट जो है भारत के प्रमुख बंदरगांव में से एक है, वो इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। और कमुरजुआ नहर, यह नहर मांडवी और जुआरी नदियों को आपस में जोड़ती है, जिससे जहाजों का आना जाना आसान होता है। अब आगे है गंगा वेली नदी। ये कर्नाटक की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो पश्चिमी घाट के धारवाड़ जिले के पास से ये, वहां से इसको कहते हैं शलमली। फिर आगे की नदी में आती है बेड़ती, शलमली नदी फिर बेड़ती से मिलती है। और उसके बाद से इसका नाम पड़ जाता है गंगा वैली। ठीक, शलमली नदी बेड़ती नदी से मिल जाती है, उसका नाम पड़ जाता है क्या, गंगा वैली। और उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला के पास ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। बहाव की बात की जाए, बहाव क्षेत्र की, तो मुख्य रूप से कर्नाटक के धारवाड़ और उत्तर कन्नड़ जिले के घने जंगलों से होकर बहती है। तो कर्नाटक की प्रमुख नदी है ये गंगा वैली नदी। और पश्चिमी घाट की जैव विविधता यहाँ पर देखने को काफी मिलती है। यह नदी कर्नाटक के सबसे सुंदर और घने जंगलों के बीच में से गुजरती है। और मगरमच्छ अभयारण्य इसके कुछ हिस्सों में
मगरमच्छों की अच्छी संख्या पाई जाती है। अब है शरावती नदी, ये भी कर्नाटक की है। इसका उद्गम कर्नाटक के शिमोगा जिले में अम्बु तीर्थ नामक स्थान से होता है और उत्तर कन्नड़ जिले के होंडावर के पास ये अरब सागर में गिरती है। प्रमुख सहायक नदियों की बात की जाए तो नंदी होले, हरिद्रावती और मावनी होले, जो कि अभी पूछी नहीं गई हैं। विशेषता की बात की जाए तो ये तो बहुत बार पूछा गया कि जोग वाटरफॉल कहाँ पर है, किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है। इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता है कि जोग प्रपात इस पर है, जिसे गरसोप्पा या महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहा जाता है। ये भारत के सबसे ऊंचे सीधे गिरने वाले झरनों में से एक है। और पन बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात की जाए इस नदी पर तो लिंगन मक्की बांध बना हुआ है, जो कि कर्नाटक के लिए बिजली उत्पादन का एक बड़ा स्रोत है और यह पूरी तरह से कर्नाटक राज्य के भीतर ही बहती है। इसीलिए मैंने आपको बताया जो शरावती नदी है बहुत प्रमुख नदी है कर्नाटक की। उसके बाद है भरतपुझा नदी, तमिलनाडु की। ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। पहाड़ियों में मैंने आपको अन्नामलाई पहाड़ियां पढ़ाई थी। और फिर ये केरल के मल्लपुरम जिले में पोन्नानी के पास अरब सागर में गिर जाती है। ये दो राज्यों में बहती है, एक तो कहाँ जहाँ से निकलती है तमिलनाडु और दूसरा केरल। और इसकी विशेषता की बात की जाए, ये केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है भरतपुझा, जिसकी लंबाई 209 किलोमीटर है। वैसे केरल की सांस्कृतिक पहचान माना जाता है क्योंकि इसके तट पर कई प्रसिद्ध मंदिर और कला केंद्र स्थित हैं। मल्लपुरम, पलक्कड़ और त्रिशूर इसके प्रमुख बहाव क्षेत्र हैं। अब है पेरियार नदी, ये तो केरल की प्रमुख नदी है पेरियार नदी। ये केरल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी है। ये तमिलनाडु की सीमा के पास पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फिर अरब सागर में एक झील है वेम्बनाड झील, केरल की है, वहां में जाकर वहां प्रवेश कर जाती है ये। और लगभग 244 किलोमीटर लंबी है, जो कि केरल की सबसे लंबी नदी है। इसीलिए इसे केरल की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ केरला कहा जाता है इस नदी को, पेरियार नदी को, क्योंकि वहाँ के उस राज्य केरल राज्य की पीने की पानी की जरूरत को पूरा करती है और बिजली की जरूरत को भी पूरा करती है। और इसी पर बांध बना हुआ है इडुक्की बांध, इडुक्की डैम। और मुल्ला पेरियार बांध, एक ऐतिहासिक बांध भी इसी नदी पर स्थित है। और पेरियार नेशनल पार्क भी, और पेरियार नेशनल पार्क में से ये नदी होकर गुजरती है, पेरियार नदी। अब है पंबा नदी, आखिरी जो हमारी नदी है आज की, अरब सागर की में गिरने वाली। ये पश्चिमी घाट में पुलचिमाला पहाड़ी से निकलती है और सीधे समुद्र में ना गिरकर वेम्बनाड जिले में गिरती है, जो कि अंततः अरब सागर से जुड़ी है। और इसकी लंबाई लगभग 176 किलोमीटर है और ये केरल की तीसरी सबसे लंबी नदी है। कौन सी? पंबा नदी। और इसकी विशेषता क्या है? सबरीमाला मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, प्रसिद्ध भगवान अयप्पा का मंदिर, ये इसी नदी के किनारे पर स्थित है। सबरीमाला नदी पंबा नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? सबरीमाला मंदिर। तो कुटनाड क्षेत्र, यह नदी केरल के राइस बाउल यानी कि कुटनाड क्षेत्र को सिंचित करती है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। हमने सभी नदियों के बारे में पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, उन्हें हम देखते हैं आजकल के पैटर्न के हिसाब से। तो चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि नर्मदा नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है? तो जो नर्मदा नदी है, मैंने आपको बताया था ऊपर कौन सा है, विंध्य, फिर नीचे कौन सा, सतपुड़ा। इसके बीच में बहती है कौन सी? नर्मदा नदी, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में बहती है ना। तो कहाँ पर है? विंध्य और सतपुड़ा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। पहले का होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी कौन सी है? तो वो तो है गोदावरी। ये क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। लगभग कितनी? 1465 किलोमीटर है ना। दक्षिण गंगा और इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो चलिए देखते हैं। अरब सागर इस तरफ था, इस तरफ था बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में कौन सी गिरती है? गोदावरी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है ना? तो अरब सागर इस तरफ है। तो गोदावरी, कृष्णा, माही, महानदी। गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये तो अपना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसमें से जो माही नदी है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और अपने अरब सागर में गिरती है ना, बाकी तो बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन सी, लूनी, माही, साबरमती पढ़ रहे थे ना, ये सब अपना अरब सागर में गिरती हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? माही, ये अरब सागर में गिरती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं
कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? मैंने आपको बताया था कि वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि हसदेव और तेल किसकी सहायक नदी है? तो हसदेव और तेल बताइए। तो ये भी महानदी। मैंने कहा था कि कुछ नदियां हैं जो की सहायक नदियां पूछी गई हैं, तो वहां पर मैंने आपको ज्यादातर उसके डायग्राम बताए थे। महानदी का भी बताया था कि हसदेव, तेल, ईब, ओंग, है ना? ये कुछ नदियां सहायक नदियां जो कि पूछी गई हैं किसकी हैं, तो महानदी की हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, नासिक, मुल्ताई या अमरकंटक। तो कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के पास से निकलती है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा नदी किस शहर के पास से गुजरती है? तो स्वर्ण रेखा नदी बताइए किस शहर के पास से गुजरती है? तो ये झारखंड के जमशेदपुर के पास से निकलती है। स्वर्ण रेखा जमशेदपुर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि दूध सागर जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो दूध सागर वाटरफॉल है ना, ये कौन सी नदी? मांडवी, जुआरी, शरावती या काली? तो इसका सही जवाब होगा मांडवी नदी, गोवा की जो है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखें। अगला है कि भरत पूजा जिसे पोनरनी नदी कहते हैं किस राज्य में बहती है? तो जो भरत पूजा है, वैसे तो देखिए ये अपना तमिलनाडु में भी बहती है, केरल में भी बहती है। ऐसा तो नहीं है कि केवल केवल तमिलनाडु में बहती है, लेकिन ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो केरल में बहता है। इसे पोननी भी कहते हैं। और केरल की, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ठीक। अगला प्रश्न है कि मंजरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो मंजरा मैंने आपको कहा था कि बहुत बार मंजीरा भी कह देते हैं वैसे इसको, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये भी गोदावरी की ही है ना, मंजीरा। मंजरा गोदावरी की दाहिने हाथ से, हाँ, दाहिनी ओर से आकर मिलती है, जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना से होकर बहती है अपनी गोदावरी नदी। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीप नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर क्रम बताना है आपको, उत्तर से दक्षिण में कौन कौन सी। एक तो महानदी है, तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब में भैया ना लगभग। हाँ हाँ ठीक है, ये चार नदी है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इसमें सबसे ऊपर तो महानदी है, महानदी। महानदी के बाद फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, फिर उसके बाद तो गोदावरी आती है। कृष्णा, कृष्णा के नीचे कावेरी। तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा का, तो ऑप्शन ए ही सही है इसका। तो महानदी, ऑप्शन ए महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये भारत के मानचित्र में आप देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आती हैं। सबसे पहले ये महानदी उड़ीसा वाला, फिर गोदावरी उसके नीचे अपना कृष्णा, और सबसे दक्षिण में कावेरी आती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, पार करती है? तो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? वही अपनी माही नदी, ऐसे यू शेप में है ना, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो जो कावेरी नदी है ये अपना निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। कावेरी नदी कर्नाटक का जो जिला है, कोडागु जिला, मैंने आपको बताया था, वहीं ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। अब है प्राणहिता किन नदियों के संगम से बनती है? जो प्राणहिता है ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, हमने पढ़ा था, लेकिन ये भी 3 नदियों के संगम से बनी है। कौन सी वो 3 नदियां थी? तो वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, थी ना? तो कहाँ पर है? ये रहा, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा के संगम से बन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न देखें। अगला है कि पेरियार नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो जब भी पेरियार के साथ कुछ भी लिखा जाए तो केरल, पेरियार नेशनल पार्क, पेरियार नदी, बहुत चीजें हैं, पेरियार बांध, सब कुछ, पेरियार वाला कुछ भी आएगा तो इसका सही जवाब होगा केरल। ठीक। केरल की जीवन रेखा भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है कि शरावती, मांडवी और जुआरी ये नदियां कहाँ बहती हैं, किस ओर बहती हैं? अच्छा, किस ओर बहती हैं लिखा है इन्होंने। शरावती, मांडवी और जुआरी ये नदियां किस ओर बहती हैं? तो पहली बात तो ये गोवा हमको पता ही है, गोवा में आती हैं। और वैसे भी ये अपना ईस्ट है, ये वेस्ट है, क्योंकि ज़्यादातर यही लिखा है ना, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, अच्छा उत्तर की ओर तो कोई नदी बहती नहीं, दक्षिण ओर की भी नहीं है। कुछ इसमें से इस तरफ अपना ईस्ट है, कुछ वेस्ट है। तो शरावती, मांडवी और जुआरी तो वेस्ट की ओर है ना, पश्चिम की ओर है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? पश्चिम की ओर। ये सभी नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और अरब सागर में मतलब पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न है कि पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियों का जो प्रवाह है, ये पूर्व की ओर क्यों है? पूर्व की ओर क्यों है? क्योंकि पश्चिमी घाट ऊंचा है, तो ऊंचा होने से क्या नदी का प्रवाह उधर हो जाएगा? नहीं, दक्कन के पठार की ढाल पूर्व की ओर है। हाँ, अगर ढाल पूर्व की ओर रहेगी, कोई नदी है ढलान के हिसाब से बहेगी ना, उसे पता चल जाता है, तो पूर्व की ओर। तो ये सही होगा, ऑप्शन बी। भारी वर्षा से कभी नदी का प्रवाह पूर्व की ओर नहीं, गलत है, यही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा गया है? जिंदा मरुस्थल है, कौन सी नदी है ये? तो ये है अपना दामोदर। दामोदर को कहा गया है क्योंकि अत्यधिक प्रदूषण के कारण जो दामोदर नदी है ना, इसमें जो जलीय जीवन है, मतलब इस नदी में ज़्यादा जलीय जीवन नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। इसी कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतर्राज्यीय नदी है, यानी कि एक राज्य से अलावा और भी राज्यों में बहती है? महानदी, अच्छा नहीं है, अंतर्राज्यीय नदी नहीं है। मतलब एक ही राज्य में बहेगी वो केवल। महानदी, लूनी, पेरियार और ताम्रपर्णी। तो महानदी, लूनी और पेरियार ये केवल एक राज्यों में नहीं बहती हैं, ठीक, एक से ज़्यादा राज्यों में बहती हैं। लेकिन जो ताम्रपर्णी नदी है, ये मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में ही बहती है, जबकि लूनी हो गया, महानदी, पेरियार अलग राज्यों में भी बहती हैं। केवल एक राज्य में बहने वाली है ताम्रपर्णी। मुख्य रूप से कौन सा है? तो मुख्य रूप से तमिलनाडु। आज का आखिरी प्रश्न है कि भारत की कौन सी नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है? तो अरब सागर मतलब अपना इस तरफ वाला, गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है इसमें से नर्मदा। 1312 किलोमीटर लगभग है लंबी। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। के बाद फिर नर्मदा के बाद अपना ताप्ती का स्थान आता है, तापी का। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। इसकी पीडीएफ आपको स्टडी वाइस ऑफिशियल एप्लीकेशन पे फ्री मिल जाएगी, डाउनलोड कर लो। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।